आज की कहानी जो है वो भी मेरे प्रिय कहानीकार प्रेमचंद जी की हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उनकी कहानियाँ मुझे विस्मित करती हैं, आश्चर्यचकित करती हैं और सोचने पे मजबूर भी करती हैं, क्योंकि वो इतने साल पहले लिखी गई हैं, फिर भी वो कितनी समसामयिक हैं। आज की कहानी में किस्सा गोई का कोई भी जगह नहीं है। कुछ कहानियाँ सपाट होती हैं, सिर्फ उन्हें सुना जा सकता है, उनसे सीखा जा सकता है और वो सोचने पे मजबूर करती है। तो आज की कहानी का नाम है सुद्रा और मेरे साथ चलिए कहानियों के सफ़र पे और एंजॉय कीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है, एक माँ और बेटी की कहानी है। कहानी में जो है कि माँ और बेटी जो है झोपड़ी में रहते हैं, गरीब हैं, और माँ जो है विधवा है और बेटी जो है सयानी है। माँ का जो नाम है वो है गंगा और बेटी का नाम है गौरा। तो जो छोटी जाति के लोग होते हैं, नाम जैसे शुद्रा है तो शुद्र का मतलब छोटी जाति के लोग होते हैं, तो इसका मतलब शुद्रा जो है, तो वो जो उसकी माँ है वो उस ज़माने में या आज के ज़माने में भी आप देखेंगे कि जो है अब तो लोग कितनी शादियाँ महिलाएं भी कर रही हैं, लेकिन उस ज़माने में भी ये महिला जो है शादी नहीं करती है, दूसरी शादी नहीं होती है और ये अपनी बेटी के साथ ही रह रही है। कोई भी गलत काम नहीं करती है, दोनों जितना है उसी में सुख से रहती हैं, खुशी से रहती हैं। इनका शायद स्वभाव ही है कि चाहे कम ही है लेकिन कोई भी गड़बड़ काम नहीं करेंगे और दोनों ही प्यार से रहती हैं। लोग जो हैं हमेशा इनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, सोचते हैं कि भैया हम तो दिन रात काम करते हैं फिर भी हम सुख से नहीं रहते, और इनका तो ज़रूर कोई रहस्य है, वरना तो ये कैसे इतना खुद से सुख से रह रही हैं। हमें तो ऐसी खुशी नहीं नसीब होती है। तो लोग तरह तरह की कहानियाँ इन लोगों के बारे में बनाए हुए हैं, और इनकी जो शूद्रों की जो ये होती है कि बहुत दूर तक फैला हुआ इनका कोई समाज नहीं होता है। तो अगल बगल के 10 गांव में भी जो है ये पता चल गया है, ये लोग कुछ कुछ जो कहानी बनाए हैं इनके अपने लोग, तो इनकी बेटी की शादी इसकी कहीं भी ठीक नहीं हो रही है और ये बहुत चिंतित है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए बहुत सारा तीर्थ यात्रा भी की है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर जगह से वो निराश होकर लौटती है, और गौरा जो है जैसे जैसे बड़ी हो रही है बहुत ही निहायत ही खूबसूरत है, लेकिन फिर भी उसकी शादी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि वही बात कि हमारा समाज ऐसा ही है कि आप बहुत अच्छे भी हैं तो भी आप पे उंगली उठेगी, बुरे हैं तब तो आपकी कहानियाँ हैं ही। लेकिन खैर, तो फिर ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और उसकी माँ दिन रात इसी चिंता में थी कि भाई हमारी जो है बेटी की काश शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक शाम दोनों माँ बेटी बैठी हुई थी, तो एक परदेसी उधर से जा रहा था। चूँकि शाम हो गई थी तो इनके यहाँ रुकने के लिए उसने पूछा कि क्या मैं आपके बरामदे में रुक सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप रुक सकते हैं, उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने किसी तरह से गेहूँ के आटे का जुगाड़ किया। उस ज़माने में सबके यहाँ गेहूँ के आटे की रोटी नहीं बनती थी, तो गेहूँ के आटे का जुगाड़ किया और इसको कुछ बर्तन वगैरह दिया, चूल्हा वगैरह दिया। तो इस आदमी ने अपने बाहर ही खाना बनाया और खाना बना के खा पी के बैठा हुआ था, तो उसकी नज़र गौरा पे पड़ी। देखा कि गौरा तो बहुत खूबसूरत है, और गौरा की माँ की भी नज़र उस पर पड़ी, और वो कहार जाति का था, उसका नाम मंगरू था। तो ये सोची कि काश कि यही मेरा दामाद बन जाता। तो उसने पूछा, तो मंगरू को भी अच्छा लगा कि भाई क्या इसमें दिक्कत है, मैं शादी कर लेता हूँ। तो वो अपनी बहन के यहाँ गया और राज़ी हो गया कि हम बस शादी कर लेंगे, और वो अपनी बहन के यहाँ गया और कुछ 2-4 गहने बहन से उधार मांग के ले आया, और 2-4 कपड़े इधर उधर से जो है कि उधारी पर ही उसने खरीद लिए और शादी कर लिया और माँ बेटी के साथ रहने लगा। फिर उसे एक दिन याद आया कि भाई बहन का गहना है तो बहन को क्यों ना लौटा दूँ। तो वो गया कि चलो भाई लौटा देता हूँ। तो जब वो उसकी बहन बोली कि चलो चलो खाना खा लो, तो उसने कहा कि जीजा जी आप भी मेरे साथ खाना खा लो ना। उसने कहा कि मुझे जात बिरादरी में रहनी है, तुम्हारी तरह कहीं भी शादी कर लूँ और कहीं भी रह जाऊँ ऐसा थोड़ी होगा, तुम्हारे साथ खा लूँगा तो मुझे कल ही निकाल दिया जाएगा। तो ये खाना भी नहीं खाया और उठ के वहाँ से चलने लगा। बहन पुकारती रह गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मंगरू वहाँ से चला। मंगरू अपने ससुराल लौट के चला आया और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और उसी रात वो अपनी सोती हुई पत्नी गौरा को छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। अब जो चला जाता है तो अगली सुबह जब गौरा उठती है तो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तो कोई बात नहीं, वो गौरा थी, उसके पास बहुत दिमाग भी था, पति के साथ रह के थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सीख गई थी, तो खूब बढ़िया से तैयार होती, बढ़िया से मांग में सिंदूर डालती, तैयार होकर अपना सारा काम करती और माँ के साथ आराम से अपनी भेड़ बकरी चरा के अपना ज़िंदगी निर्वहन कर रही थी। लोग पूछते कि भाई तुम्हारा पति गया कहाँ है? तो कहते कि मेरा पति गया कहाँ है? अरे तो खुद सोचो ना कि कोई भी भला आदमी ससुराल में ऐसे रह सकता है?
तो ससुराल में तो रहने की जगह नहीं, वो कमाने चला गया, तो इसमें क्या ही गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, तुम लोग का लड़ाई हुआ, तुमको छोड़ गया, ये वो 50 बातें उसके बारे में लोग फिर से उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वो सब बात का आंसर अपने हिसाब से दे देती थी। एक दिन उसकी जो सबसे नज़दीकी सहेली थी, पूछी कि भाई तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारा पति बाहर चला गया तो क्या तुम्हें कभी पत्र वगैरह लिखता है? तो एक पत्र क्या लिखेंगे, अगर पत्र लिखेंगे तो मैं उनकी छाती पर चली नहीं जाऊंगी मुंह उधलने, इसलिए वो आराम से रह रहे हैं, उसमें क्या ही दिक्कत होने वाली है, लोग क्यों बिना मतलब की बात कर रहे हैं। और फिर किसी न किसी दिन वो हमें बुला ही लेंगे। एक दिन कलकत्ते से जिस तरह से मंगरू एक शाम आया था, उसी तरह से कलकत्ते से एक बूढ़ा आदमी उसके यहाँ आता है, शाम को रुकता है और बोलता है कि मुझे मंगरू ने भेजा है, और वो 2 साड़ियाँ और आने जाने का खर्च भी कहता है कि मंगरू ने मुझे दिया है। वो जो है अपनी माँ को ये दिखाती है, सहेलियों को दिखाती है, और अगले दिन कलकत्ता जाने की तैयारी हो जाती है कि भाई हमारे को मेरे पति ने बुलाया है। सब लोग बड़े खुश हैं कि भाई चलो, गरीब और लड़की के भाग जगह, वरना ऐसे ही कुड़ के ज़िंदगी भर रह जाती। रास्ते भर गौरव सोचती जाती है, रास्ते भर सोचती जाती है कि मैं जब अपने पति से मिलूंगी तो ये कहूँगी, ये करूँगी, ऐसे रूठूँगी, ऐसे वो मुझे मनाएंगे तो भी मैं नहीं मानूंगी। मतलब जितनी भी कल्पनाएं थी, अच्छी कल्पनाएं, सुख पहुँचाने वाली कल्पनाएं वो कर रही थी, और सोच रही थी कि अभी तो उनके मूँछ भी निकल आए होंगे, वो तो एकदम स्मार्ट हो गए होंगे, पता नहीं कैसे घर लिया होगा, ये वो सब सोचते हुए वो जो है कि चली जा रही थी। तो बीच-बीच में उसको अपनी मम्मी की भी याद आती थी कि मेरी माँ, मेरी बकरियाँ, अब मेरी माँ सब कुछ अकेले करेगी, कैसे सब कुछ होगा। तो कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे होंगे तो मैं माँ के लिए साड़ियाँ लाऊँगी, कुछ और पैसे माँ को दूँगी, फिर हम लोग गाँव में ही रहने लगेंगे और ढेर सारी बकरियाँ हो जाएँगी। ये सब वो अपना सुखद कल्पनाएँ कौन नहीं करता है, और वो कल्पनाएँ अच्छी भी लगती हैं। यही सारा सुख सपन देखते-देखते वो उसका सारा रास्ता कट गया। लेकिन पगली क्या जानती थी कि वो कुछ और सोच रही है और कर्ता के मन में कुछ और है। ऊपर वाला उसके लिए कुछ और ही सोच के रखा था। तो क्या जाने कि वो जो बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में जो उसके यहाँ आया है, वो उसके लिए क्या ही जो है उसके मन में शैतानियाँ चल रही हैं। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुँच जाती है। जो है गौरा का जो कलेजा है वो धड़कना शुरू हो जाता है कि अगर पति अभी मिलेंगे तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, कैसे बोलूँगी, कैसे उनसे कहूँगी, ये सब सोचने लगती है। तो फिर ना बूढ़ा आदमी बोलता है कि जा, लगता है ना कि हम लोग उसको पता नहीं चला कि किस गाड़ी से हम आने वाले हैं, या फिर स्टेशन बदल गया। अच्छा कोई बात नहीं है, तुम कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और वो जो है ना कहता है कि चलो हम लोग गाड़ी में, मोटर गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसकी क्यों राह देखें, उसके घर ही क्यों ना चलें। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये अपने भाग्य को फिर से ये कर रही है कि मेरा भाग्य देखो, बहुत लोग पैदल चल रहे हैं, मैं गाड़ियों से चल रही हूँ। एक ही क्षण में उसके दिमाग में मंगरू को लेके कितना सारा बात आया। तो तुरंत ही कुछ ही देर में वो मंगरू के डेरे पहुँच गई। वो एक विशाल भवन था, विशाल भवन, इतनी सीढ़ियाँ थी कि वो चढ़ती जाती थी, और उसके मन में होते कि अगर वो अचानक से सामने आ गए तो मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। हे भगवान, वो सोए रहे, मैं फिर उनको उठाऊँगी अचानक से तो उनको अच्छा लगेगा कि देखो मुझे सामने देख के पहले तो विश्वास ही नहीं करेंगे। ये सब वो सोचती जा रही थी। फिर अचानक से उसका भ्रम टूटा जब बूढ़े ने एक पुरानी खाली से कमरे में, और पुराना सा वहाँ पे खाट बिछा हुआ था, 4-5 बर्तन रखे हुए थे, वहाँ ले जाके उसे पहुँचा दिया। फिर उसकी तंद्रा टूटी और बोली कि लगता है कि मालिक के घर में काम करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। तो जितना प्यार उसको अपने 25 साल में अपनी माँ के घर के झोपड़ी से नहीं हुआ था, आज उतना प्यार उसको इस जगह से हो रहा था कि भाई चलो मेरे पति का तो झोपड़ी है, जो भी है सो है। तो वो पूरे घर को साफ सुथरा करती है, सब कुछ करती है, पीने का पानी वगैरह सब रखती है, और धीरे इंतजार कर रही है। धीरे जो है शाम हो गया और मंगरू नहीं आया। फिर जो है रात के 9 बजने वाले थे, सोची कि छुट्टी हो जाएगी तो आ जाएंगे रात के 9 बजे। तो उसको लगा कि किसी के आने की आहट है, तो दौड़ के जाती है तो देखती है कि बूढ़ा ब्राह्मण वहाँ खड़ा है। तो कहती है कि मंगरू तो नहीं आए, कहाँ रह गए वो। तो बूढ़ा बोलता है कि यहाँ से उसकी बदली हो गई। बदली हो गई? तो हाँ, कल ही वो अपने साहब के साथ मिरच देश चला गया, यहाँ से जाने में 8 दिन लगता है। तो ये अपने भाग्य को फिर कोसने लगती है कि काश कितना अच्छा होता कि मैं 1 दिन पहले आ गई होती, तो मैं उन्हें जाने ही न देती, मैं उन्हें अपने पास रखती। काश कि फिर मैं अपने गाँव चली जाती, अपनी माँ के पास। उसके दिमाग में 10 तरह की बात है। तो बूढ़ा कहता है कि अरे तुम टेंशन नहीं लो, किसी भी तरह की परेशानी की बात नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाने का सारा प्रबंध कर दूँगा, तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
अब तक गौरा को ये तो यकीन था कि एक न एक दिन वो गाँव लौटेगी, अपनी माँ के पास रहेगी, लेकिन जैसे ही वो अगले दिन जहाज़ पे बैठती है, उसे मालूम होता है कि वो फिर कभी भी अपनी माता के दर्शन न कर सकेगी, बल्कि वो फिर कभी अपने देश के भी दर्शन न कर सकेगी, ऐसा उसके दिमाग में हो गया। चारों तरफ जो है समुंदर का पानी, और उसकी जो सारी आशाएँ थीं, वो समुंदर की लहरों में गोता खाते हुए टूट रही थी। शाम को जहाज़ खुला तो उसका जो गौरा का हृदय एकदम धक-धक कर रहा था कि पता नहीं वहाँ वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नैराश्य भाव से वो इधर-उधर देख रही थी। उसी के जैसे चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, कुछ तो गाली-गलौज भी कर रहे थे। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सोच रही थी कैसे-कैसे लोग हैं। तो उतने में उसको एक शांत महिला दिखी, जवान सी एक औरत दिखी। तो वो पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं? तो बोली कि मेरे लिए क्या ही, कहाँ जाना क्या, मैं तो हर तरह से बर्बाद हो गई हूँ, मैं तो जहाँ जाऊँगी वहीं कमा के खा लूँगी। बस इतना ध्यान रखती हूँ कि कोई मेरे सतीत्व पे आँच आई तो मैं सामने वाले को मार दूँगी, फिर मर जाऊँगी। तुम कहाँ जा रही हो? तो गौरा कहती है कि मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ, और वहीं पे मेरे मालिक रहते हैं। सो कल ही मैं कलकत्ते से आई थी, मैंने कलकत्ते पहुँची थी, लेकिन मेरे मालिक दूसरी जगह चले गए हैं, तो अब मैं वहीं जा रही हूँ। यानी कि तुम मेरे स्वदेश जा रही हो? देखिए हाँ, तो वहाँ से जाने पर तो कोई लौटता नहीं बहन। स्त्री, वो जो महिला थी, वो बोलती है। तो वो कहती कि अरे बहन, एक बात बताओ, तुम्हें कोई बूढ़ा ठग के तो नहीं लाया है? तो हाँ, हाँ बहन, मुझे तो वही बूढ़ा बोला कि तुम्हारा पति यहाँ कलकत्ते में है, और फिर बोला मेरे स्वदेश में है। तो वो जो औरत है ना, बहुत गालियाँ देती है उस आदमी को, बोलती है कि उसी दुष्ट ने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। ईश्वर करे उसके साथ तो उस जो है नरक भोगे, उनका विनाश हो जाए, उसके कोढ़ी फूट जाए, उसको पानी देने वाला ना हो। हज़ार बातें वो गाली में देती हैं, और कहती है कि आज मैं उसी के चलते न घर की रही न घाट की। अब तो गौरा का प्राण एकदम सकदम हो गया। गौरा बोली कि अब मैं क्या करूँ? अब अगर वहाँ पे मेरे स्वामी ना मिले तो मैं क्या करूँगी? लेकिन कोई बात नहीं, अब कुछ कर ही तो गौरा नहीं सकती थी। फिर दोनों जो है एक दूसरे से बात करना शुरू करती थी कि लेकिन अगर मान लो हम लोग वहाँ गए तो करेंगे क्या? तो क्या करेंगे? हम लोग मजूरी करेंगे। गौरा सोचने लगी कि बाप रे बाप! मेरी तो ज़िंदगी को इस सब एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो बोलती है कि अच्छा बहन, अपने बारे में कुछ और बताओ। तो स्त्री बताती है कि मैं बहुत अच्छे घर की हूँ, मैंने बहुत पैसे वाले घर की बहू थी। तो फिर 3 साल, मेरी शादी के 3 साल बाद मेरे पति का देहांत हो जाता है, और मुझे जो पति जो हैं, मैं सपनों में जब सोती थी तो मुझे पति अपने दिखते थे, और कुछ दिन बाद तो ऐसा हुआ कि मैं खुली आँखों से ही अपने पति को देखने लगी, और मुझे हर समय वो दिखने लगे। तो मैं क्या सोचती थी कि मैं सारे साधु संतों के पास जाने लगी, और मैं उनसे बात करती और कहती कि मुझे ये जीवन और मृत्यु के बीच का जो पर्दा है, उसको हटा के मेरे पति से बात करा दीजिए। सारे साधु संत मुझे समझाते, कहते कि देखो, अपने पत्नी धर्म का पालन करो, तुम्हें पता है कैसे जीना है। वो मुझे तरह-तरह के प्रवचन देते, मुझे सब पता था, लेकिन मुझे अपने पति से बात करनी थी। मुझे किसी और की बात समझ में नहीं आती थी। फिर एक दिन उसी गाँव में एक बूढ़ा आदमी आया, बूढ़ा ब्राह्मण आया, और वो जैसी बातें करता था, मुझे लगा कि ये मेरे पति से मेरी बात करा सकता है। वो भी मुझे बड़ी ध्यान से देख रहा था। उसने कहा कि कल जब सब कोई सो जाएँगे तो रात के 10 बजे तुम आना। तो मैं भी नज़र बचा के रात्रि के 10 बजे घर से निकली, और निकल के जब उसके पास गई तो वह धुनी रमाए हुए था मंदिर के पास। और मालूम है क्या, उसने ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे जलाई रखी थी कि मैं बेहोश हो गई। और जब अगले दिन जब मेरी तंद्रा टूटी, तो मैं अपने आप को रेलगाड़ी में पाती हूँ। मैं यहाँ से भाग सकती थी, मैं घर जा सकती थी, सारी बातें हो सकती थी, और अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि ऊपर वाले की दृष्टि में तो मैं निर्दोष थी, लेकिन समाज की दृष्टि से मैं पूरी तरह से जो है बर्बाद हो चुकी थी। तो इस तरह से मैंने कहा कि भाई, अब जहाँ पे मेरी किस्मत मुझे ले जाए, कहीं पे तो मज़दूरी ही करनी है, मज़दूरी करूँगी, खाऊँगी, लेकिन कोई मेरी तरफ अगर उँगली उठाएगा तो मैं उसे छोड़ूँगी नहीं। तो जब मृत्यु का भय ही नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है मेरे लिए? जीना और मरना दोनों ही एक बराबर है। गौरा ने सोचा कि इस स्त्री में जब इतना सारा बल है, इतना सारा साहस है, तो मैं क्यों नहीं इतनी साहसी हो जाती हूँ? मैं भी तो बहन, चलो हम लोग दोनों एक ही साथ रहेंगे, एक ही साथ जिएँगे, मरेंगे, जो भी होगा। कि हाँ, हाँ, अरे हम लोग को भगवान का आसरा रखना चाहिए, हम लोग तो एक साथ रहेंगे ही। ये सारी बातें हुई। फिर धीरे-धीरे 8 दिन बीत गए, और 8वें दिन ये लोग मेरे स्वदेश पहुँच गए। तो वहाँ पे जो है कि एक आदमी था, जहाज़ से उतरने के बाद वो सबका नाम, गाँव, पता लिख रहा था।
तो लेकिन आवाज़ से वो हिंदुस्तानी ही मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी दोस्त के साथ जो है वो जो बूढ़ी वहाँ जो ब्राह्मणी थी, वो ब्राह्मणी जाति की थी, उसके साथ वो चली धीरे-धीरे घसकते-घसकते। जब आवाज़ कानों में पड़ी तो गौरा बोली कि अरे ये तो जानी-पहचानी आवाज़ है भाई। तो उसने देखा तो देखा कि तो मंगरू मेरे स्वामी, तो उसका तो किस्मत ही जाग गया। वो बोली कि अरे तुम तो कहती थी कि बूढ़ा जो है ठग के लाया है, मेरे तो पति से मेरी मुलाकात हो गई, मेरे तो किस्मत ही जाग गए। तो वो जो ब्राह्मणी रहती है बोलती है कि चलो अच्छा है, तुम्हारी तो किस्मत जाग गई, मुझे तो कम से मुझे धोखा हुआ सो हुआ, लेकिन तुम मुझे ना भूल जाना अपने पति को प्राप्त करके। लेकिन नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग दोनों हर हालत में साथ रहेंगे। तो धीरे धीरे जब वहाँ वो पहुँचती है गौरा जो है मंगरू के सामने, तो मंगरू पूछता है कि नाम क्या है, तो बोलती है कि गौरा। तो नाम सुन के वो थोड़ा सा अकचका के देखता है। तो गौरा उनसे पूछता है कि तुम्हारे गाँव कहाँ है, तो मदनपुर और ज़िला बनारस। तो वो पूरी तरह से चौंक के इसको दिखता है, कहता है कि गौरा तुम यहाँ कैसे आ गई, ये अच्छी औरतों के रहने की जगह नहीं है। तो कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था। तो अरे मैं कैसे बुलाऊँगा, मैं जिस रात तुम्हें छोड़ के पटने से आ रहा था, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला और उसी ने बरगला के मुझे मिर्च देश भेज दिया। मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ, 7 साल से, मैं कैसे तुमको बुलाऊँगा। अब गौरा के आत्मसम्मान को ठेस पहुँची। वो सोचती है कि अरे काश कि ये झूठ ही बोल दिए होते कि मैंने ही बुलाया है, लेकिन ये वो भी नहीं बोलते कि अच्छा कोई बात नहीं है, हम आप पे भार नहीं बनेंगे, हम खुद ही कमा खा लेंगे। तो बात बात भार बनने की नहीं है गौरा, बात है कि तुम जो हो यहाँ पे जो आ गई हो, ये अच्छी जगह बिल्कुल नहीं है। और ये कौन है, तो ये मेरी संगनी है, मैं इसी के साथ जो है वहाँ से जहाज़ में चढ़ी थी। तो कह रहा हूँ अब क्या करोगी, तो मैं अपना हम लोग दोनों ही कमा खा लेंगे। तो तुम यहाँ की बातों को समझ नहीं रही हो गौरा, वो तुम समझ नहीं रही हो। सो ये संभव नहीं है, यहाँ पे बचना आसान नहीं है। फिर क्या होता है कि वो जो है कि सब नाम-वाम लिखने के बाद तुमको पता है कि जितने लोग यहाँ आए हैं वो अलग-अलग भाग में बँट जाएँगे बराबर से, और अलग-अलग लोगों के पास चले जाएँगे। और सब अलग-अलग जो है कोठरियों में बाँट दिए जाएँगे, और महिलाएँ तो ख़ास करके। तो फिर क्या होता है कि ये जो गौरा है वो कहती है कि ठीक है, तो मेरा जो हाँ भाग ले जाएगा, आप क्यों दिक्कत है? कह रहे नहीं भाई, फिर वही बात, ठीक है चलो हम तुम दोनों को लेके अपने साथ चलते हैं। ये धीरे-धीरे उन लोगों को कुछ सोचता हुआ, कुछ विचारता हुआ चला जा रहा है। सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ? कैसे इन लोगों को बचाऊँ? क्योंकि ये लोग तो यहाँ के किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ हैं, किसी भी बात को जानती नहीं है। तो ये चला ही जा रहा है तो 2 सौदे उधर से आते हैं और दोनों औरतों के हाथ पकड़ लेते, कहते कि अरे मंगरू, हम लोग के पास एक भी नहीं और तुम्हारे पास 2-2 औरतें। तो कहता है कि कासिम छोड़ो इसको, ये एक मेरी जोरू है और एक मेरी बहन है। तो कि अरे चल झूठे, देख शाम तक मैं बताता हूँ। तो ये जो उसकी तरफ दौड़ता है तो वो लोग दोनों हाथ छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन ये धमकी दे के जाते हैं कि तुम्हें देख लूँगा। और ये बाहर बैठा हुआ है, ब्राह्मणी जो है अंदर एक छोटे से कमरे में लेके पहुँचता है मंगरू, और वो लोग कहते हैं कि अंदर जाओ। तो ब्राह्मणी अंदर चली जाती है और वो बाहर बरामदे में छोटे से खाट पे बैठा हुआ सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो सोचती है गौरा कि अगर ब्राह्मणी नहीं आई होती मेरे साथ तो मैं अपने पति से आज सुख दुख की सारी बातें कह रही होती ना। लेकिन खैर छोड़ो, विपत्ति में जो भी साथ रहता है उसका साथ निभाना चाहिए। यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। बस उसी समय एक और अर्दली आता है, एक और नौकर आता है, बोलता है कि मंगरू, चंट साहब बुला रहे हैं। वहाँ अंग्रेज़ों का राज था, वो बुला रहे हैं और बोले हैं कि एक औरत को भी भेज देने के लिए। कि अरे यार थोड़ी सी मेरी मदद करो ना, तुम तो हिंदुस्तानी हो। कि अरे यार जब शरीर में जान नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँ, मुझे मारने लगेंगे तो तुम्हें मारने लगेंगे, तो मुझे क्या नहीं मारेंगे। तो कि ठीक है जाने दो, तुम मेरी मदद मत करो, मैं जाता हूँ, मैं ही बोलूँगा। यार तुम्हें भी बहुत मारेंगे तो मैं क्या करूँ, मैं अपनी जोरू या बहन को उनके पास भेज दूँ। ऐसा वो कहते हुए वो वहाँ पे जाता है। तो चंद साहब पूछते हैं कि तुमने औरतों में से किसी एक को क्यों नहीं लाया। बोलता है कि साहब उसमें से एक मेरी बहन है और एक मेरी जोरू है, कैसे उनमें से ला के दूँ। और चंद साहब पूरा शराब पिए हुए भयंकर रूप से कहता है कि तुम मेरे से बदजबानी करता है और तुम नहीं लाया मेरे कहने के अनुसार औरतों को। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके बदले तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे। और चाबुक से मारना शुरू करता है। 15 कोड़े खाते खाते तो इसकी चित्कार निकल जाती है और शाम के समय पूरे टापू पर वो जो है वहाँ पे उसकी आवाज़ चीखने की आने लगती है। इधर जब वो सुनती है गौरा कि कोई तो चिल्ला रहा है, तो बाहर जब झोपड़ी से निकल के कान से ज़्यादा ध्यान से सुनने का कोशिश करती तो उसे लगता है कि तो मेरे पति की चिल्लाहट है। तो वो दौड़ती हुई पहुँचती है उस ये महल में
और दरवाज़ा अपने जो ये है गेट को धक्का देती हुई वो अंदर पहुंच जाती है और कहती है कि सर साहब साहब रुक जाइए। तो देखिए ओ तुम आ गई। देखिए साहब ये मेरे पति हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। तो कि नहीं नहीं मैं तो उसके बाद वो क्या करता है, चंद साहब मंगरू को बाहर फेंकवा देता है और उसको बरामदे पे फेंक दो। और फिर ये कहती है मंगरू जब तक होश में रहता है, क्योंकि मंगरू इतना पिटा चुका है, इतना पिटा चुका है कि वो अब बेहोश होने ही वाला था, नींद बेहोशी में जाने ही वाला था। तो वो सोचता है कि थोड़ी देर में मेरी पत्नी चीखती चिल्लाती हुई आएगी अपनी इज्जत को बचाती हुई और फिर बोलेगी हाथ पैर पड़ेगी, ये करेगी वो करेगी। लेकिन जब तक इसको होश था तब तक उसने ऐसा कुछ नहीं सुना, फिर ये धीरे धीरे बेहोश हो गया। उधर अंदर क्या होता है कि वो कहता है कि वो जो गौरा है वो पूछती है कि ये किसकी फ़ोटो आपने लगा रखी है। तो ये हमारे खुदा की माँ है मरियम। वो ये तो दया की देवी दिखती है। और बगल में ये किसका ये है, तो ये तो मेरी माँ है, मेरी मॉम है। तो अच्छा आपकी मॉम है, तो ये भी दया की देवी ही दिखते। तो हाँ मेरा पापा बचपन में ही जो था उनका मौत हो गया था और मेरी मम्मा ने मुझे बहुत दिक्कत से पाला है, कोयले के खदान में काम करती हुई और वो सारा जो है मेहनत करती हुई उसके बाद भी हमको पाली है। और जितना भी उस तरह का लोग था जिनके माँ पिता नहीं थे उसको भी वो बहुत ही प्यार से रखी है। मुझे भी लगता है कि वो बहुत ही अच्छी महिला होंगी, चेहरे से ही पता चल रहा है कि वो बहुत ही अच्छी महिला होंगी। कि अच्छा अच्छा तो लेकिन आप ऐसे कैसे हैं। तो ये सुन के शक पका जाता है कि इसका क्या मतलब है कि आप ऐसे कैसे हैं। तो कि आपकी माँ इतनी अच्छी है और आप ऐसे कैसे निकल गए, आपको तो भी तो उतना ही दयावान होना चाहिए था, एक देवी की का पुत्र कैसा होना चाहिए। तो आप लोगों पे इतना ये करते हैं, सारे जानवरों की तरह सबको पीटते हैं, औरतों के साथ इतना अत्याचार करते हैं, ये सही बात है। तो उसको बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है, अजीब लगता है। तो कहता है कि ठीक है। तो वो जो है कुछ अंश मैं किताब से ही लेना चाहूँगी कि नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज में ही उड़ जाता है। दोनों हाथों में मुंह छिपाकर साहब रोने लगा और इतना रोया कि हिचकी बन गई। माता के चित्र के सम्मुख खड़ा होकर देखता रहा मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब जाकर अपने रूंधे हुए कंठ से उसने कहा हमारा माता को कैसे शांति मिलेगी। तो गौरा ने कहा कि शांति क्या मिलेगी, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों की तरह अत्याचार फिर से करने लगोगे अगले दिन। साहब कहा कि नहीं नहीं अब हम मामा को कभी दुख नहीं पहुंचाएगा, हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। और रात को ही मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया जो कि चंद साहब था और उसने अपने आदमियों को कहा कि ले जाके पहुंचाओ, सारी व्यवस्था उसने की। और मंगरू को तो ज्वर आ गया था पिटाते पिटाते। 3 दिन बाद जो है मंगरू ने जब आंखें खोली तो देखा कि गौरा जो है बैठी हुई, 3 दिन से गौरा वैसे ही बैठी हुई थी। और जब जब जो चंद साहब आता था उससे माफ़ी मांगता था, सॉरी बोलता था और सारी व्यवस्था उसने कराई थी। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा कि गौरा सामने बैठी है। गौरा उसे देखते ही जो है वो पूछता है कि यहाँ पे तुम कब आई। गौरा कही कि मैं तो जिस समय तुम आए हॉस्पिटल उसी समय मैं भी आई। तो मंगरू क्या बोलता है कि साहब के बंगलों में क्या जगह नहीं है। गौरा बोलती है अगर बंगले की चाह होती तो क्या मैं 7 समुंदर पास तुम्हारे पास आती। मंगरू आकर कौन सा सुख दे दिया है, तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया, मतलब हॉस्पिटल में अस्पताल में क्यों लाया। गौरा ने झुंझलाकर कहा तुम इस तरह की बातें मुझसे न किया करो, ऐसी बातों से मेरा देह जलता है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था कि चंद साहब ने उसे नहीं छुआ है, क्योंकि वो तो यही सब देखता हुआ था, 7 साल से यही देख रहा था। लेकिन टर्निंग पॉइंट तो किसी भी समय किसी भी आदमी में आ सकता है। तो दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया लेकिन वह चुप्पी साधे रहा। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असह था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी। यही प्रेम तो उसके जीवन जीने का आधार था, उसे खोकर वह कभी सुखी नहीं रह सकती थी। आधी रात बीत चुकी थी। गौरा सोच रही कि क्या करे। फिर अचानक से मंगरू को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है कि कोई उसके पैरों पे अपना सर रख के प्रणाम कर रहा है और वो कोई अस्पताल से लग रहा है कि उसके कमरे से कोई निकल रहा है। मंगरू
ने उसका परित्याग कर दिया था और अब वह भी उसका परित्याग कर रही थी। अस्पताल की पूर्व दिशा में कुछ फरलांग की दूरी पर एक छोटी सी नदी थी। गौरा उसी के कगार पे खड़ी थी। अभी कुछ दिन पहले अभी गौरा सोच रही है, जब भी कोई आदमी जब गलत स्टेप उठाने वाला होता है ना, वो अपनी पूरी ज़िंदगी को चारों तरफ से एक बार फिर से देखता है। गौरा सोच रही है कि अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, मैं कितना गाँव में खुश थी, मेरी माँ, मेरी बकरियाँ, मेरी सहेलियाँ, मेरा देश, उसे सब कुछ याद आने लगा। और जो है कि फिर से मैं कुछ लाइनें लूँगी कि उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है, वो इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। तो उसी समय उसको याद आई उस ब्राह्मणी की कि मैं तो जा रही हूँ, मुझे जो करना है, लेकिन उस ब्राह्मणी का क्या होगा? क्या मैं जज साहब से जाके मिलूँ और बोलूँ कि उसको स्कूल में लगा देना काम में, वो पढ़ी लिखी है। वह लौटना चाहती थी, पर किसी ने पुकारा, गौरा गौरा, और यह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा तुम कहो, मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। वो कुछ कहना चाह रहा था, गौरा ने कुछ और न सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत तो न कर सकती थी। धमाके की आवाज़ सुनते ही मंगरू भी नदी में कूद पड़ा। वह बहुत ही अच्छा तैराक था, लेकिन गौरा उसे नहीं मिली। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में उन्हें वह चीर संग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। बहुत कुछ सोचने के लिए वो छोड़ जाती है कहानी। अब आप इसके बारे में सोचें, समझें, और ये कहानी जो कहना चाहती है उसको समझते हुए इस कहानी जो है, मैंने जिस तरह से भी कहानी कही उसको एप्रिसिएट कीजिए और मेरा साथ बनाए रखिए। कहानियाँ मैं लाती रहूँगी। प्रणाम।